लेकिन जो संस्मरण मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें यही है, बसी बसाई वाटिका उजड़ गई है। कैंची धाम में, नीम करोली धाम में, वृंदावन धाम में, हनुमान सेतु मंदिर में, यहाँ जहाँ महाराज जी के विग्रह स्थापित हैं उसमें भस्म के भरे हुए कलश रखे हुए हैं। और 11 बजे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का कीर्तन शुरू हो जाता है। तो नाविक जो है बहुत धीमे 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 वहाँ संगम तट तक नाव ले जाता है। ये इधर उधर जब देखा और दादा खड़े थे, पंडा ने वो पिंडदान के जो लड्डू होते हैं वो दादा के हाथों में दे दिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको आजकल सुना रहा हूं कमला दीदी की कलम से निकले हुए संस्मरण। पूज्य दीदी ने एक एक पल को जब लिखा है बड़ी बेबाकी से लिखा है, कहीं कोई हेर फेर नहीं किया है। और सच में मैं एक बात बताऊं, राज की बात बताऊं, कहीं अगर शब्दों में मिठास है तो कहीं बहुत ज़्यादा तीखापन है। सच्चाई से जब लेखक कोई समझौता नहीं करता है तो ये आता है। और डायरी पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा लगता है कि दुनिया उजड़ गई है, कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ चारों तरफ खुशियाँ ही हैं। लेकिन जो संस्मरण मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें यही है, बसी बसाई वाटिका उजड़ गई है। मैंने आपको एक संस्मरण सुनाया था कि रवि खन्ना का तार मिलता है, इलाहाबाद से सब परिवारीजन भक्तों सहित पहुँचते हैं वृंदावन, और वृंदावन महाराज जी की चिता मिलती है जो इस समय तक ठंडी नहीं हुई है। आगे के संस्मरण में दीदी लिखती हैं कि हम सब लोग वृंदावन में हैं और महाराज जी के जो भस्म तैयार हुई है, चिता की भस्म, उस भस्म को कलश में भरा गया है। और आपको पता है कि कैंची धाम में, नीम करोली धाम में, वृंदावन धाम में, हनुमान सेतु मंदिर में, यहाँ जहाँ महाराज जी के विग्रह स्थापित हैं उसमें भस्म के भरे हुए कलश रखे हुए हैं। दीदी ने 4 कलशों का वर्णन किया है। 4 तांबे के कलश हैं, एक हरिद्वार के लिए बनाया गया है, एक कैंची धाम के लिए बनाया गया है, और एक और कलश भरने के बाद एक कलश जो तांबे का है वो प्रयागराज के लिए, संगम के में प्रवाहित करने के लिए इन लोगों ने वहाँ उसको भर लिया है। दीदी लिखती हैं कि तांबे का कलश है और उस कलश में महाराज जी की भस्म भर के महाराज जी के कमरे में, कक्ष में, आपने देखा वृंदावन का कक्ष, वहाँ एक चौकी रखी हुई है, छोटी सी चौकी पर रख दिया है। अब सोचा यही है कि इस भस्म की जो कलश में रखी हुई है, तांबे के कलश में, अब इसको लेके प्रयागराज चलेंगे जहाँ संगम में इसे प्रवाहित करेंगे। तांबे के कलश में महाराज जी को वो लोग प्रयागराज ले आते हैं। अब दीदी की इच्छा है ये कि महाराज जी के जो भक्त वहाँ नहीं जा पाए हैं, यहाँ संगम नगरी में प्रयागराज में रह रहे हैं, इन में से ज़्यादातर लोगों को सूचना हो जाए, और ये सूचना जब मिल जाएगी तो लोग आ जाएंगे और ऐसे में सबको तसल्ली हो जाएगी। अब ये एकदम
कैसे की जाए, क्या हो। ये 13 तारीख की बात है, 13 सितंबर 1973 की। अब होता क्या है कि अब जिनको कह सकते हैं उनसे कह दिया, और बहुत सारे महाराज जी के भक्त हैं जिनके पास नई सूचना पहुंच पा रही है। तो उन्होंने कहा कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि किसी प्रेस रिपोर्टर से कांटेक्ट किया जाए। दीदी के संपर्क में अमृत बाजार पत्रिका निकलती है प्रयागराज से। उनके एक पत्रकार हैं, उस पत्रिका के उन पत्रकार से बातचीत होती है। वो मॉर्निंग वाले अंक में लिख देते हैं न्यूज़ आइटम में कि इस तरह से 4 चर्च लेन में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम 11 बजे है। 11 बजे हम सब लोग 4 चर्च लेन से संगम जाएंगे, जहां महाराज जी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। और ये खबर महाराज जी के भक्तों को मिलती है तो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में 4 चर्च लेन में महाराज जी के भक्त आ जाते हैं। और 11 बजे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का कीर्तन शुरू हो जाता है। और इसी कीर्तन के साथ मुकुंदा ने वो कलश तांबे का अपने कंधे पे रखा है और सब संगम की ओर चल दिए, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है उस ओर 4 चर्च लेन से चल दिए। और उस समय अगाध जल है, बहुत जल है। उस अगाध जल के लिए जहां गंगा जी इधर से आ रही हैं, यमुना जी इधर से आ रही हैं, सरस्वती माँ का वहीं उद्गम हो रहा है, और उसी स्थान तक जाने के लिए नवैया करनी पड़ती है, नौका करनी पड़ती है। तो नौका लगी होती है संगम तट पे, आपने देखी है। और एक नाव में कलश रखा जाता है, दादा बैठते हैं, महाराज जी के और भक्त बैठते हैं, नौका चलने लगती है। दूसरी एक और नाव की जाती है, उस पर भी भक्त बैठते हैं। दीदी लिखती हैं कि जब नाव चलती है तो जल बहुत है, वो डगमगाती हुई चलती है, तो बड़ा कैसा अनुभव होता है ये तो जो बैठता है उसी में। और वहाँ गहराई भी बहुत है, तो नाविक जो है बहुत धीमे 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 वहाँ संगम तट तक नाव ले जाता है। वहाँ जो पांडित्य कर्म करने वाले, जिनको पंडा कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, तो वो पंडा ने कहा कि अब बेटा तो इनका कोई है नहीं बाबा नीमकरोली के यहाँ पे, अब किसके द्वारा ये किया जाए। और जब संगम में अस्थि विसर्जन होता है, भस्म प्रवाहित होती है, उससे पहले पिंडदान दिया जाता है। और पिंडदान जो संतान होती है वो करता है। ये इधर उधर जब देखा और दादा खड़े थे, पंडा ने वो पिंडदान के जो लड्डू होते हैं वो दादा के हाथों में दे दिए। अति प्रिय आज शिष्य है, क्योंकि उन्हें विधिवत से बनाया था दादा को शिष्य। अति प्रिय इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, जब बहुत किताबों में उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ा है। अति प्रिय तो महाराज जी के बहुत लोग थे, एक अभी भी महाराज जी के कई शिष्य हैं, कई भक्त हैं। मैं हर दादा के नाम का उल्लेख करूंगा, आप हो सकता है कि हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं वो भी अति प्रिय शिष्य में है। और ऐसे ही शिष्य दादा, और दादा के हाथों में उन्होंने वो अस्थि विसर्जन से पूर्व जो पिंडदान की प्रक्रिया होती है उसके लिए लड्डू थमा दिए हैं। दादा के आंखों से आंसू बह रहे हैं और संगम पर वो महाराज जी को
पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करने के बाद स्नान हुआ। स्नान के बाद सब लोग फिर घर वापस आए। बहुत लोगों के सानिध्य समक्ष ही अस्थि विसर्जन हुआ। कुछ लोगों का नाम कमला दीदी ने लिखा है। नन्हे बाबू थे, धुन्नी बाबू थे, ईश्वरचंद्र तिवारी थे, वहाँ गुरुदत्त शर्मा थे। अब बहुत लोग थे वहाँ पर, लेकिन इन लोगों के नाम उन्होंने उसमें उल्लेख किए हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। और सब आते हैं 4 चर्च लेन वापस। और 4 चर्च लेन में आज फिर से भोजन प्रसाद यानी पूरी सब्जी बनी है। सब ने वो भोग लिया है, फिर विदा हुए हैं। अस्थि विसर्जन की जो प्रक्रिया हुई है, संगम तट पर जो दृश्य हुए हैं उनको लिखते हुए मुझे लगता है दीदी हाथों से लिखती होंगी, नैन पढ़ते पढ़ते उस संगम में कुछ उनके हृदय की बूंदें जरूर मिल रही होंगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लिखा है मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मन से आज आप संगम तट पर महाराज जी की भस्म प्रवाहित कर रहे होंगे। एक बार उन सब भक्तों को नमन करते हुए दीदी के नए संस्मरण के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप हमें दें आज्ञा। राम राम।